नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी श्रृंखला में मैं आपके सामने एक और पेपर लेकर के आया हूं, जो कि 8 नवंबर 2020 का पेपर है, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इसी श्रृंखला को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में वृंत मतलब डंठल विस्तार करता है, हरा हो जाता है और भोजन को क्या करता है बेटा, संश्लेषित करता है। तो ऐसा काम करने के लिए अगर हम बात को समझें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन जो बबूल होता है, ऑस्ट्रेलियन बबूल मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष प्रकार के बबूल के अंदर एडोप्टेशन या अनुकूलन हुआ है, जहां पर उसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं वो फूल करके मोटी हो जाती है और हरी होकर के प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, टीसीए चक्र में एसिटाइल कोएंजाइम में अम्ल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। मतलब जब टीसीए चक्र चलता है तो टीसीए चक्र को चलाने के लिए सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में किसके साथ जुड़ेगा, तो आपको याद हो तो अपन ने सबसे पहले लिखा था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में आकर के मिला था एसिटाइल कोएंजाइम ए, कौन जुड़ा था बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब जाकर के अपने को फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में सिट्रिक एसिड मिला था और इस सिट्रिक एसिड को हमने फर्स्ट प्रोडक्ट या प्राथमिक उत्पाद के रूप में अपन ने यहाँ पर बोला था कि भैया ये जो रहने वाला है, ये क्या रहने वाला है, फर्स्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमसे उसने यही बात पूछी है कि भाई साहब आप तो ये बताओ सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में किसके साथ जुड़ने वाला है, तो वो किसके साथ जुड़ने वाला है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में, जो कि अपने को ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। बोलो क्लियर है इतनी बात। इससे अपने से एक बात ये भी पूछी जाती है कि हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट प्रोडक्ट तो कह दिया, लेकिन अगर हमसे पूछे वो कि लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट प्रोडक्ट की बात करें तो लास्ट प्रोडक्ट में अपने को फाइनली वापस से क्या मिल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, मतलब OAA मिल रहा है। तो हम लास्ट प्रोडक्ट के रूप में इसे ही कंसीडर करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान ले वंशाणु जीन कैपिटल T और R संलग्न है, माता पिता इनके जो है स्मॉल t कैपिटल R और कैपिटल T और स्मॉल r है। इनके बीच में संकरण कराया तो एक संकर प्राप्त होता है और संतान कैपिटल T और कैपिटल R रही। जब इस व्यक्ति को संपूर्ण रूप से अप्रबल माता पिता मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्या करवाया गया है, संकरण कराया गया, तो निम्नलिखित परिणाम यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें कैपिटल T स्मॉल r 420, स्मॉल t कैपिटल R की बात करें तो 395, और अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्बिनेशन दो मिले हैं हमको, जो कि है एक 145 और 120। अब इस तरीके के न्यूमेरिकल की अगर हम बात को समझे तो उसने हमको बोला है कि दोनों की पुनर्योजन आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, अब पुनर्योजन आवृत्ति की अगर हम बात को समझें तो यहां पर बोला जाता है कि अगर हम यहां पर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी बात करें, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है बेटा, जिसकी अगर हम बात को समझें तो यहां पर बोला गया है उसने कि आपको पहले तो रिकॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए टोटल प्रोजेनी। ठीक है, अब अगर हम यहां पर एक बात ये देखें, इतना जो हमको डेटा दिया है, जिसमें अगर हम यहां पर एक बात ये देखें कि आप तो ये बता दो कि पेरेंट कौन है, तो अगर हम यहां पर पेरेंट की बात करें तो बोलो पेरेंट यहां पर कौन कौन है, तो पेरेंट हमने बोल दिया है कि इनके दो पेरेंट है, ये दोनों पेरेंट हो गए हैं। कौन कौन है, स्मॉल t कैपिटल R, एक और पेरेंट कौन है, कैपिटल T स्मॉल r, ये दोनों तो क्या हो गए हैं, पेरेंट। अब इनसे हमको जो कॉम्बिनेशन मिले हैं, जैसे कि ये दो तो क्या हो गए हैं, पेरेंट,
लेकिन अब अगर हम बात को समझें तो ये जो दोनों चीजें मिलने वाली है हमको, ये क्या है बेटा, इनके कॉम्बिनेशन है। तो इनके कॉम्बिनेशन की अगर हम बात को समझें तो हमको यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो मिलने वाला है, क्या क्या मिला है हमको, एक तो मिला है कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि कितना दिया है 145। दूसरा कॉम्बिनेशन हमको मिला है स्मॉल टी स्मॉल आर, जो कि कितना है 120। इन दोनों का टोटल करें बेटा अगर तो कितना हो जाएगा 265। मतलब यहाँ पे हम एक बात ये बोल सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन हमको मिले हैं वो रिकॉम्बिनेशन कितने हो गए हैं 265 हो गए हैं। कितने हो गए हैं 265। ठीक है, टोटल प्रोजेनी की बात करें, देखो 420 प्लस 395 प्लस 145 प्लस 120, तो इनका टोटल देखें तो अपन कितना हो गया 180। अब फॉर्मूले में अपने को एक चीज और दी हुई होती है मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर इनको हम अगर सोल्व करें तो बोलो, अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो अपने को यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो अपने को जो आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 24.5, जो कि अपने को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने को कॉम्बिनेशन देखते आना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कौन सा बना है, और दूसरी बात अगर देखें तो अपने को टोटल प्रोजेनी कितनी हो रही है, तो टोटल प्रोजेनी में सबको कैलकुलेट कर लेना है, टोटल कर लेना है। और रिकॉम्बिनेशन में कि भैया अगर ये दो पेरेंट, हमको यहाँ पे बोल ही दिया था उसने कि ये दो का क्या है पेरेंट है, तो पेरेंट को छोड़ के जो बाकी बचे हैं दो, ये क्या हो गए हैं रिकॉम्बिनेशन, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन को जोड़ करके ऊपर लिख के उसमें टोटल प्रोजेनी का अपने को डिवाइडेशन करके 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास इनका जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, केला, पुदीना, पिस्टिया और स्ट्रॉबेरी तने के रूपांतरण को दर्शाते हैं। इन पौधों में तने के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। अब यहां पर हम सभी कथन को पढ़ के देखते हैं। हमको कहा है पुदीना में एक पतली आकाशीय शाखा मुख्य अक्ष के आधार से उत्पन्न होती है और कुछ समय के लिए वायु के मार्ग में बढ़ने के बाद चाप भूमि को स्पर्श करने के लिए नीचे की ओर झुकती है, लेकिन केले में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें, यहाँ पर हमको जो केले की बात कही है कि केले में ये बात नहीं होती है, तो केले के लिए तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि केले में वापस से क्या है कि उनकी जो मेन शाखा रहेगी वो भूमि पे वापस झुकेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको स्ट्रॉबेरी के बारे में यहाँ पर हमको जो बात कही है उसने पुदीने के बारे में, तो पुदीने के बारे में अगर हम बात को समझें तो यहाँ पर पुदीने की भी मुख्य जो शाखा होती है बेटा वो कभी भी जमीन में वापस झुकती नहीं है, वो सीधे आकाश की ओर ग्रो करेगी। और दूसरी चीजें वहां पर अगर देखा जाए तो दूसरी जो उनके मुख्य तने से बहुत सारे स्प्राउट्स निकलते रहेंगे वो भी आकाश की ओर गति करते रहेंगे, लेकिन कभी भी वो वापस से जमीन के अंदर झुकते नहीं है। अगली बात बोली, जब पुराने भाग मृत हो जाते हैं तो स्ट्रॉबेरी में नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अब जब पुराने भाग नष्ट हो ही गए हैं और ये बोल रहे हैं कि नए पौधे उत्पन्न हो जाएंगे तब, तो ये तो किसी भी प्लांट में पॉसिबल है ही नहीं, है ना। अब तीसरा स्टेटमेंट दिया है, पिस्टिया में जड़ों के गुच्छे के साथ साथ प्रत्येक गांठ मतलब नोड में पत्तियों के पर्णगुच्छ प्रकार के साथ लघु इंटरनोड वाली पार्श्व शाखा उत्पन्न होती है। लेकिन पिस्टिया के अगर बात को समझे ना बेटा, तो पिस्टिया में जो इनकी नोड होती है यहाँ से कभी भी पार्श्व शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन पार्श्व शाखाओं से अगर देखा जाए तो यहाँ से पत्तियां उत्पन्न होंगी या फूल उत्पन्न होंगे। लास्ट स्टेटमेंट दिया है हमको, केले में पत्तेदार शाखाओं को बढ़ाने के लिए पार्श्व शाखाएं सीधे भूमिगत तने से वायु मार्गीय रूप में होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। तो सही बात बोली है कि यहाँ पर अगर हम केले की बात करें अगर, तो केले का मेन स्टेम तो अपने को ऊपर दिख रहा है, इनका जो यहाँ पर अपने को जो मेन स्टेम दिख रहा है वो तो राइजोम होता है, ये तो इनका क्या हो गया सीडोस्टोम। अब यहाँ से जो भी अपने को यहाँ से सकर्स दिखाई देंगे वो लगातार किधर की ओर ग्रो करने वाले हैं, तो ये वायु मार्ग में गति करने वाले हैं, मतलब आसमान की ओर गति करने वाले हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी रहेगा ये करेक्ट रहने वाला है बेटा। अगला क्वेश्चन देखे हम, तो हमको बोला है वह हार्मोन जो गहरे जल वाले चावल के
पौधे में त्वरित इंटरनोड या व्रंत या डंठल को बढ़ाता है। अब समझना यहाँ पे, आपने हमेशा एक चीज ये देखी है कि जब भी हम इंटरनोड की लंबाई की बात करते हैं तो इंटरनोड की लंबाई के लिए हम एक चीज ये कंसीडर करते हैं बेटा कि इंटरनोड की लंबाई अगर हमको बढ़ाना होती है तो इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए हम हमेशा एक काम ये करते हैं कि इंटरनोड की लंबाई बढ़ाना हो तो हम GA3 का ही यूज करेंगे जनरली। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस दिया है बेटा अपने को गहरे जल वाले चावल के केस में। तो गहरे जल वाले चावल के केस में अपने को यहाँ पर इंटरनोड की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? तो इथिलीन उत्तरदायी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, हम तो बोला है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में अंड आवरण, मतलब यहाँ पर अपने को एक बात ये बोली है कि अगर हम बात करें ओथिका की, किसकी बात कर रहा है वो? ओथिका में कितने निषेचित अंडे होते हैं? तो ओथिका की अगर बात को समझे तो ओथिका में 16 निषेचित अंडे होते हैं। ठीक है। अंडाशय की बात करें तो एक जोड़ी था, एक अंडाशय से भैया 8 अंडे आए थे, दूसरे से 8 आए थे। और अगर हम बात को समझे तो इस तरीके से अगर अपन बात को समझे, यहाँ पे क्या था अपना जेनाइटल चेम्बर था, तो इधर से 8 अंडे आए थे। ठीक है, इधर से भी 8 अंडे आए थे। और इस तरीके से ओथिका की अगर बात को समझें तो ये जनन कक्ष में 16 अंडों ने एक संरचना बनाई थी जिसको अपन ने क्या बोल दिया था? ओथिका। क्या बोला था बेटा? ओथिका। बोलो क्लियर है? अगली बात अगर देखें तो हमको बोला है सही का मिलान कीजिए। मेलपिगियन नलिका फ्लैटवर्म, मतलब यहां पर अपने को एक तरफ उत्सर्जी अंग दिया है और दूसरी तरफ उसके जीव दिए हैं कि किसमें ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो अगर हम बात करें मेलपिगियन नलिका की तो ये फ्लैटवर्म मतलब चपटे कृमि की बात कर रहा है। तो चपटे कृमि में बेटा कभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो चपटे कृमि में हमेशा उत्सर्जन के लिए हमने एक बात देखी है कि इनके पास क्या होता है? तो प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होता है बेटा? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्लियर? फिर हमको बात बोलिए ग्रीन ग्लैंड प्रॉन। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम झींगे की बात करें तो झींगे में ग्रीन ग्लैंड से ही उत्सर्जन होता है। अगली बात बोली है नेफ्रिडिया मोलस्का। नेफ्रिडिया की अगर हम बात को समझें तो नेफ्रिडिया के अंदर हम बात करें बेटा तो ये एनेलिडा में अगर देखा जाए तो काम करने वाला है। एनेलिडा में भी स्पेशल अगर बात करें हम तो किसकी बात हो रही है? अर्थवर्म की बात हो रही है। क्लियर? फिर अगली बात बोली है रेनल सेक एनेलिड। एनेलिडा की अगर हम बात को समझे तो एनेलिडा में अपने को पता ही है कि किसके थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है एक्सर्शन। तो यहाँ पर एनेलिड में अगर हम देखें तो ये होता है बेटा किसके थ्रू? तो हमको बोला ही है नेफ्रिडिया के थ्रू। ठीक है। अगली बात बोली है हमको कि रेनल सेक एनेलिड, जो कि अपने अभी देखा ही है। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि नेफ्रिडिया मोलस्का। तो मोलस्का की तो अगर हम बात को समझे तो मोलस्का में जो एक्सर्शन या उत्सर्जन का काम होता है बेटा वो किसके द्वारा होता है? तो मेटानेफ्रिडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मेटानेफ्रिडिया के द्वारा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से अपने से उत्सर्जन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्टली अपने को वन शॉट बनाना है। क्लियर? अगली बात अगर देखें तो हमको बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कंपोजिटी कुल का पुष्प आरेख है? अब देखो यहां पर अगर हम बात को समझें तो हमको बोल दिया है कि ये जो कंडीशन दिख रही है हमको कुछ इस तरीके से दिख रही है ना। फिर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल हमको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो ये जो कंडीशन अप्लाई हुई है, ये कंडीशन आपको याद हो तो ये कुकुरबिट्स की अगर हम बात करें तो कुकुरबिट्स के अंदर अप्लाई हुई है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात को देखें तो इस तरीके का पुष्प आरेख अभी तक अपन ने देखा ही नहीं है। ठीक है। फिर अगर हम बात को समझें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें इनकी काउंटिंग अगर देखें तो काउंटिंग में हमको बोला है कि यहाँ पर ये टोटल कितने दिख रहे हैं अपने को? एंड्रोसियम कितने दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और बीच में जायांग की बात करें तो सिंगल। और हमने 6 अगर हम बात करें एंड्रोसियम और जी की बात करें तो 1। ये कंडीशन हम अगर बात को समझे तो ये लगभग हमारी कहाँ पर पहुंच जाती है? तो ग्रेमिनी में पहुंच जाती है बेटा।
क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें, अब हमारा जो एक ऑप्शन बचा है ए, इसके अगर हम बात को समझे तो ये कंडीशन अब अप्लाई होने वाली किसमें, कंपोजिटी में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो तरीके के फ्लावर है, एक है रे फ्लोरेट और दूसरा है डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट की बात करें तो फीमेल फ्लावर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इस एरिया में कभी भी कहीं से कहीं तक आपको एंड्रोसियम देखने को नहीं मिल रहा है। डायरेक्टली अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है, गाइनोसियम देखने को मिल रहा है। दूसरी बात करें हम डिस्क फ्लोरेट की, तो डिस्क फ्लोरेट में हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ सेंटर में जायांग भी दिख रहा है, और इधर हम बात करें तो हमको यहाँ पे पुमंग भी दिख रहे हैं, जो कि कैसी कंडीशन में है, तो ये क्या है, दल लग्न है। मतलब ये कंडीशन जो हमने डिस्क फ्लोरेट की देखी थी, जिसमें के तो अपने को पेपर्स फॉर्म में दिखा था, ठीक है। फिर हम बात करें सी और ए की, तो ये दोनों 5-5 दिखे थे अपने को। और जी की बात करें तो ये द्विअंडपी था और क्या था, सुपीरियर ओवरी में। और साथ ही साथ अपन ने देखा था कि जो पुमंग होते हैं ये दल लग्न होते हैं। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है ऑप्शन ए में, इसलिए अपना ऑप्शन क्या सही होगा बेटा, ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया एक विकार है जो मानव रक्त के हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। ऐसे रोगियों के रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है और निम्नलिखित में से कौन सिकल सेल एनीमिया का कारण है। सबसे पहली बात यह है बेटा, सिकल सेल एनीमिया के अंदर अगर हम बात को समझें तो जो हमारी लाल रक्त कणिका होती है सामान्यतः वो डिस्क शेप्ड होती है ना, एक प्लेट के जैसे स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, वो रिंकल्ड कंडीशन में आ जाती है। मतलब थोड़ी सिकुड़ सी जाती है, उसका जो शेप होता है वो शेप उसका थोड़ा सा क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से वो ऑक्सीजन को प्रॉपर कैरी नहीं कर पाती है। और ऑक्सीजन को प्रॉपर कैरी नहीं कर पाने के कारण क्या है, पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। और इस डिसीज को अपन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात को समझे ना बेटा, तो ये क्या कारण है, तो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है अमीनो अम्लों के अनुक्रम में, तो उसमें जो प्रॉपर अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन अमीनो एसिड्स को रिप्लेस करके कोई और अमीनो एसिड जब आरबीसी के अंदर आ जाता है, तो आरबीसी का जो शेप होता है, जो प्रोटीन उसको शेप को मेंटेन करने वाला होता है, जब वो प्रोटीन के स्थान पे कोई दूसरा प्रोटीन आ जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके की रिंकल्ड वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो हमको बोला है स्पोर्ट द रोडेंट। रोडेंट के अगर बात को समझे तो आपको पता ही होगा रोडेंट हम किससे रिलेट करते हैं, तो रोडेंट वर्ड किससे रिलेटेड बेटा, चूहों से रिलेटेड है ना। और इसीलिए तो हम इन चूहों को अगर हमको मारना हो तो हम किनका यूज करते हैं, तो रोडेंटिसाइड्स का। किसका यूज करते हैं बेटा, रोडेंटिसाइड का यूज करते हैं, चूहा मारने की जो दवा होती है। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो बोला है मधुमक्खियों में वैगल मतलब टेल वैगिंग जो डांस है, टेल वैगिंग डांस की अगर बात को समझें तो ये किसका मतलब उद्देश्य है। तो टेल वैगिंग डांस क्यों करती है हनी बी, उसकी अगर बात को समझे बेटा, तो कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे को फूड का जो सोर्स है उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए करती है डांस। अगला है स्थूल पोषक तत्व के अलावा पौधों को अपने स्वस्थ जीवन जीने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लिए एक लक्षण है। मतलब हमको ये बात बोली गई है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो तो प्लांट के लिए मतलब होते ही लाभदायक है, लेकिन प्लांट्स को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हमको बोला है कि इनमें से कौन सा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण हो रही है। तो क्या अगर हम देखें सिम्बायोसिस सहजीविता, ये कभी भी क्या है कि न्यूट्रिएंट की मतलब यहाँ पर हम डेफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो जनरली अगर देखा जाए सहजीविता तो ये किसी भी के बीच हो सकती है, लेकिन इसका यहाँ पर किसी भी न्यूट्रिएंट से रिलेशन ये केवल और केवल किस पे डिपेंड है, तो फूड मटेरियल पे। फिर हमको बोला है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस की अगर हम बात को समझे तो ये रक्त के थक्के जमने से संबंधित बात हो गई है। फिर बोला है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस की अगर हम बात को समझें तो ये अपने को ह्यूमन बीइंग में अगर देखा जाए तो जो ज्यादा ही एल्कलाइन या सलाइन वाटर होता है उसके कारण अपने दांतों में एक पीली परत बन जाती है, उस तरीके से समस्या है। देन अगली बात बोली है क्लोरोसिस।
क्लोरोसिस की अगर हम बात को समझे तो बिल्कुल क्लोरोसिस के अंदर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो, या फिर अगर हम बात को समझें आयरन की डेफिशिएंसी हो, या फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, तो यहाँ पर हमको क्लोरोसिस की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये दोनों चीजें हैं, ये कैसे न्यूट्रिएंट है? तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है बेटा। इसीलिए अपना यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसकी जो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी, है ना, उन सारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, केल्विन चक्र में CO2 का एक अणु स्थिर करने के लिए कितने ATP और NADPH2 की रिक्वायरमेंट लगेगी? अपने को पता है कि कितनी ATP लगने वाली है, तो 3 तो ATP लगती है और 2 NADPH2 लगती है। केल्विन साइकिल की बात करें, C3 प्लांट्स में चलता है, RUBP इनका CO2 एक्सेप्टर होता है। जैसे ही CO2 आई थी तो इन्होंने जुड़ करके क्या बनाया बेटा? PGA, और PGA से फिर क्या बनाया इन्होंने? 2PGAL बनाया, और PGAL में से अगर हम बात को समझे तो एक PGAL तो किधर चला गया था बेटा? ग्लूकोज बनाने, है ना। इसने क्या कर दिया? ग्लूकोज में खर्च हो गया है। अब बचा कितना PGAL है? एक PGAL बचा है, और ये एक PGAL अब किधर चला गया था? वापस RUBP में कन्वर्ट। तो इस पूरी प्रोसेस की अगर बात को समझे तो इस पूरी प्रोसेस में अपने को 3 ATP एंड 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट लगी थी, है ना। और वही बात अपने से पूछी है उसने, और ये बात बहुत बार पूछी जाती है बेटा, इसलिए इसको ध्यान रखना। अगला हमको बोला है फेरिटिमा पोस्थुमा के बारे में गलत बात क्या है? सबसे पहली बात बोली है नर और मादा अलग अलग आकारी की होती है। वैसे अब नर और मादा की कोई अलग अलग आकारी नहीं होती है, दोनों की अगर बात को समझे तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ जो है, केंचुआ सबसे पहली बात तो उभयलिंगी जीव है। कैसा जीव है बेटा? उभयलिंगी। और उभयलिंगी जीव की अगर हम बात को समझें तो जो उभयलिंगी जीव है, ये उभयलिंगी जीव जो होते हैं, एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों सिस्टम अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों अवेलेबल है, तो बेटा दोनों की जो बनावट है शारीरिक आकारी की है वो कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया है? एक प्राथमिक जड़ एक सप्ताह में 7 से लेकर के 21 सेंटीमीटर तक बढ़ती है, तो इस अवधि के सापेक्ष एक पूर्ण विकास दर कितनी होगी? तो इसकी पूर्ण विकास दर बेटा होती है 2 सेंटीमीटर प्रति दिन। अगला क्वेश्चन है, जड़ के सिरे के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब समझना है, यहाँ पर अगर हम एक रूट को डायग्राम अगर देखें तो रूट के डायग्राम में सबसे पहले हमने देखी रूट केप, क्लियर। देन रूट केप से थोड़ा सा ऊपर देखा हमने मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये क्या हो गया है? मेरिस्टेमेटिक रीजन। ये क्या हो गई है? तो ये हो गई है रूट केप। देन इसी के ठीक ऊपर चले तो हमको जो 2.5 mm का जो एरिया मिला है ना, ये जो अपन अगर बात को समझें मेरिस्टेमेटिक रीजन कितने mm का होता है? तो 1.5 mm का। और ये जो 2.5 mm का होता है ये कौन सा जोन होता है? तो इलोंगेशन जोन, ठीक है। फिर इसी के ऊपर चले तो रूट हेयर जोन। कौन सा जोन है? रूट हेयर जोन, रूट हेयर जोन। और इसी के ठीक ऊपर चले तो अपने को क्या मिला है बेटा? मैच्योरेशन जोन। अब यहाँ पर अगर हम बात को समझे, सबसे पहले विभाजोतक क्षेत्र आया, फिर दीर्घीकरण क्षेत्र आया, मूलरोम प्रदेश आया, और फिर परिपक्व जो अवस्था थी वो आई। तो ऐसे अगर हम बात को समझें तो किस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? देखो रूट केप हो गई है, फिर आ गई है दीर्घीकरण क्षेत्र आ गया, फिर आगे विभाजोतक, जबकि इन दोनों को रिप्लेस होना था एक दूसरे के स्थान पे, गलत हो गया ऑप्शन। फिर अगर हम बात करें रूट केप है, विभाजोतक है, दीर्घीकरण क्षेत्र है और परिपक्वन, बिल्कुल सही बात हो गई है ना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है तान लवक। तान लवक की अगर हम बात को समझे तो बेटा तान लवक मतलब टोनोप्लास्ट की बात हो रही है। टोनोप्लास्ट अगर हम बात को समझे तो हमने टोनोप्लास्ट किसको कहा है? तो हमने कहा है रिक्तिका की झिल्ली। किसकी बात हो रही है? रिक्तिका की झिल्ली। अब रिक्तिका की अगर बात को समझे तो रिक्तिका हमेशा सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध, मतलब जल की कमी होने पर वो जल को अवशोषित करना
और जल की अधिकता होने पर उसका मेंटेनेंस मतलब किस तरीके से शरीर से जल को उत्सर्जित करना है, कमी होने पर किस तरीके से मेंटेन करना है, ये सारे काम जो होते हैं इस तरीके के अपन इनको बोलते हैं सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध कार्य करती है बेटा। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो बोला है एक कृषि के एक छात्र के रूप में विषाणु मुक्त पौधे की वृद्धि करने में आप निम्न में से पौधे के किस भाग का चयन करना पसंद करें। जब भी हमको वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करना होते हैं तो वायरस फ्री प्लांट प्राप्त करने के लिए बेटा अपने को शूट टिप जो होता है, मतलब जो प्ररोह शीर्ष होता है, उसी के भाग का उपयोग करना होता है। और यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो शूट अपेक्स की अगर बात करें तो ऑप्शन बी में दे रखा है अपने को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोलेनेसी से प्राप्त एल्केलाइड नहीं है। तो क्विनिन की अगर बात करें तो क्विनिन अपने को मिलता है सिनकोना से, है ना, सिनकोना वृक्ष से मिलता है, जिसका अगर हम परिवार देखें तो इसका परिवार रूबिएसी है, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात बोली है हायोसाइमिन, हायोसाइमिन की अगर बात को समझें तो एक क्रॉप होती है नाइजर, और उस नाइजर का नाम है हायोसाइमस नाइजर, जिससे अपने को मिलता है क्या मिलता है अपने को, हायोसाइमिन, जिसकी फैमिली तो सोलेनेसी है बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो ये सोलेनेसी फैमिली। निकोटिन की अगर बात को समझे तो ये किससे मिल रहा है अपने को, तंबाकू से। किससे मिल रहा है, तंबाकू, और तंबाकू सोलेनेसी फैमिली की ही है बेटा। अगली बात करें एट्रोपिन, एट्रोपिन की अगर बात को समझे तो हमने क्या बोला है, रतन जोत। रतन जोत की अगर हम बात को समझें तो एट्रोपा बेलाडोना से मिल रहा है, जिसके फैमिली अगर हम बात को समझे तो इसकी फैमिली भी क्या होने वाली है, तो सोलेनेसी। तो कुल मिलाकर के ये तीनों सोलेनेसी फैमिली के, ये अलग हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में बहिप्रजनन, बहिप्रजनन मतलब आउटब्रीडिंग, और आउटब्रीडिंग मतलब आपको परपरागण कराना पड़ेगा जब जाके आउटब्रीडिंग होगी। अब यहाँ पर परपरागण के संदर्भ में अगर हम बात को समझे तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, वर्तिकाग्र और परागकोश दोनों एक साथ साथ परिपक्व हो। क्या ये सही बात है कि गलत बात है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात हो गई कि परपरागण अगर आपको करवाना हो, तो परपरागण करवाना हो तो ये दोनों साथ साथ परिपक्व हो रहे हैं, मतलब कि ये कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, होमोगेमी। और होमोगेमी तो हमेशा सेल्फ पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझे ये ऑप्शन, तो ये बिल्कुल ही गलत होने वाला है। क्लियर। अगली बात बोली मेंडल ने बैंगनी फूल वाली मटर के पौधे की एक शुद्ध नस्ल ली है। बैंगनी रंग के फूल के संबंध में अगर पौधे द्वारा कितने विभिन्न प्रकार के अंडे मिलेंगे। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने बैंगनी रंग के फूल की भैया क्या है, एक शुद्ध नस्ल ले ली है, तो अगर हम एक बात को ये समझें, इन्होंने प्योर पर्पल प्लांट वाली वैरायटी ले ली है। अब एक ही पौधे की संतति को आप अगली जनरेशन में जब देखोगे तो उसमें आपको कभी भी अलग अलग प्रकार के अंडे मिलने ही नहीं वाले हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि मटर जो है एक स्वपरागित पौधा है, और जब स्वपरागित पौधा है तो परपरागण की संभावना ही उत्पन्न नहीं होती है, और परपरागण की संभावना उत्पन्न नहीं होती है तो फिर एक ही प्रकार के आपको यहाँ पर सारे उपयुक्त देखने को मिलेंगे। अगली बात बोली पुंकेसर की इस व्यवस्था को क्या कहेंगे। अब ये जो कंडीशन हमको दे रखी है, इसकी अगर हम बात को समझे बेटा, तो ये आपको याद हो तो गुलमोहर का जो पौधा है, उस गुलमोहर के फूल की अपने को कंडीशन दी है, और गुलमोहर जो होता है लेग्यूमिनेसी परिवार का होता है। और लेग्यूमिनेसी परिवार की अगर बात को समझें तो यहाँ पर जो पुंकेसर होते हैं, यहाँ पर पुंकेसर की कंडीशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर पुंकेसर के बारे में हम कह सकते हैं कि दलहनी फसलों में हमेशा पुंकेसर कैसे होते हैं, तो द्विसंगी होते हैं बेटा। क्लियर है, डाइडेल्फस, कोई दिक्कत। अगली बात अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट है जो आमतौर पर पुस्तक और अलमारियों में पाया जाता है। तो कैटफिश की तो बात ही नहीं हो सकती है, डेविल फिश की बात नहीं हो सकती है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश की अगर बात को समझे तो बेटा ये एक क्या है, इंसेक्ट है जो आर्थ्रोपोडा फैमिली की है, और इसकी क्लास देखें तो इंसेक्टा है। अगली बात बोली है दिए गए
पुष्प सूत्र से आप क्या समझते हैं? हमको सारी चीजें जो दी है आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2 धन 2 4 2 धन 4 क्रूसीफेरी परिवार। तो लगभग ये क्रूसीफेरी परिवार की तो बात दर्शा ही रहा है। क्रूसीफेरी परिवार की अगर हम बात को समझें तो क्रूसीफेरी परिवार में कैलिक्स तो कितने होते हैं? 4, जो कि 2 धन 2 की कंडीशन में होते हैं, ठीक है। पॉलीसेपल्स मतलब सारे सेपल्स जुड़े हुए हैं। कोरोला 4 होते हैं पॉलीपेटलस कंडीशन में। स्टेमन मतलब पुमंग कितने हैं? टेट्राडाइनेमस कंडीशन में, जो कि कैसे हैं? 2 धन 4 की कंडीशन में। कोरोला की बात करें तो सिंगल ये 4 ही होते हैं। ओवरी की बात करें तो कैसी होती है? हाइपोगाइनस। तो बिल्कुल अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे सारे आंसर्स को सेटिफाई करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अत्यधिक सूखे की स्थिति से प्रभावित होता है? तो तिलचट्टा या टिड्डा या लाख कीट या केंचुआ। सीधी सी बात है कि केंचुए को हमेशा अपनी त्वचा कैसी रखनी पड़ेगी? नम। अगर वो अपनी त्वचा नम नहीं रखेगा तो उसकी त्वचा जब सूखने लगेगी तो वो श्वसन ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि केंचुआ हमेशा अपनी नम त्वचा से ही श्वसन करता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होने वाला है? तो अर्थवर्म प्रभावित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि एनरिच राइस विटामिन ए, मतलब यहां पर अपने को ऐसे चावल की प्रजाति की बात करनी है जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन ए देखने को मिल रहा है। तो ये किसने रिलीज किया था? तो IARI ने रिलीज किया था। अगला क्वेश्चन है सही संयोजन के साथ निम्नलिखित का मिलान करें। तो आलू जो होता है, आलू क्या होता है? ट्यूबर होता है, कंद होता है। अदरक की बात करें तो राइजोम है। अरबी की बात करें घनकंद है। प्याज की बात करें बल्ब है। तो ये सारी अपन ने यहाँ पर मेज द कॉलम बनाई है। अगली बात अगर देखें हम तो ये हमारा एक पेपर और कंप्लीट हुआ। जल्द ही नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।